मित्रों, रवीना प्रकाशन ने महाकवि सुशील राय के समग्र कहानी खंड को प्रकाशित किया है। 2022 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका मूल्य 850 रुपये है। जिस भी व्यक्ति को मेरी कहानियों के संबंध में कुछ पढ़ना है तो रवीना प्रकाशन C313 11 गंगा विहार दिल्ली 110094 से मंगा सकते हैं। इसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। आइए आपको अगली कहानी पाठ के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है विश्वासघात। बस आने में 1 घंटे की देर थी। रवीन सरोवर शहर से काफ़ी दूर पड़ने के कारण बस देर से आया जाया करती थी। ट्राम के चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कलकत्ता जैसी महानगरी में रवीन सरोवर जैसे दार्शनिक स्थल पर इतना उजाड़, यह सोचकर रमेश के चेहरे पर बल पड़ने लगा। और रवीन सरोवर घूमने के बाद हावड़ा वापस जाने के लिए सरोवर के पास वाले चौराहे पर पैदल ही पहुंच गया। शाम होने लगी थी। आसमान में कहीं कहीं तारे दिखाई देने लगे थे। सुनसान सड़क पर एक आध बस तेज़ी से आती और चली जाती। टैक्सी भी भरी हुई आती जाती। रमेश ने दूर से एक टैक्सी को आते देखा तो उसे हाथ देकर रोका। टैक्सी वाले ने कर्कश आवाज़ में झल्ला कर पूछा, कहाँ जाइएगा? हावड़ा, रमेश ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। टैक्सी वाला यह कहकर चला गया। टैक्सी वाले की बात सुनकर रमेश अपनी किस्मत पर झल्लाया। साली कोई बस भी नहीं आती, रिक्शा भी नहीं। इससे तो अच्छा इलाहाबाद ही है। सवारी मिलने में इतनी परेशानी तो नहीं होती, न इतनी दूर का दायरा ही है। कितना शांत, नित्य के प्रति नर्तन करती सुबह शाम की मानवीय प्रेरणा। काफ़ी रहा उसका कोलाहल एकाएक उसके कानों में गूंजने लगा। रवीन सरोवर से आती लंबी काली पटरी सी सड़क पर कहीं कहीं पड़े केले और मूंगफली के छिलके, चिड़ियों की ताल और लय की रुकावट मन में विद्युत सी तड़प। इतने में सामने से एक सुंदर बग्घी तेजी से दौड़ती ही गुजर गई। दूर तक घुंघरुओं की आवाज़ उसके कानों में पड़ती रही। वह सड़क पर धीरे धीरे टहलने लगा। उसने सामने ऊंचे ऊंचे मकानों की ओर देखा तो उसे 10 मंजिले मकान दूर से मीनार की तरह लग रहे थे। ये सोचने लगा कि यह भूमि से लगे हैं या आकाशीय वृत्त में कठपुतलियों की तरह चलते हुए मानव को अपना करिश्मा दिखाने में लीन हैं। उसकी आंखें इतनी दूरी नापने में असमर्थ थी। वह तालिकाएँ मानव से प्रतियोगिता करती नजर आ रही थी। मानव में कितना अंतर, एक गरीब तो दूसरा धनी, एक कंगाल तो दूसरा करोड़पति। एक के पास खंडरों की टूटी दीवारें भी नहीं हैं तो दूसरे के पास आकाश के छूते हुए मकान, जैसे वह आकाश में चढ़ना चाहते हों। उसे वह मकान छोटी छोटी सीढ़ियों से लग रहे थे। उसे लगा कि जैसे वह आकाश पर चढ़ सकता है। फिर सोचने लगा कि यह धोखा है, ये झूठ है। इसी बीच सुरसुरी हवा उसके कानों में छूती हुई गालों पर तमाचा मारती हुई निकल गई। वो अपने कोट को ठीक करने लगा। मन ही की स्याही की तरह वातावरण भी स्याह हो रहा था। गलन के कारण उसके हाथों को रगड़ते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके मन में चाय पीने की इच्छा प्रबल हो रही थी। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। वह चाय की दुकान ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर उसे एक रेस्तरां दिखाई दिया। उसका पेट खाली था, इसलिए वह उसी रेस्तरां में की ओर चल पड़ा। दोपहर के 2 बजे उसने खाना खाया था। खाना भी बेतुका, पराठा और दाल। कैसे खाते होंगे, मजबूरन यहाँ खाना पड़ा। इस समय यह शहर से काफ़ी दूरी पर था। हावड़ा में होता तो किसी अच्छे रेस्तरां में डिनर ले लेता। ये सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, नान मस्तिष्क में जूही की गंध की तरफ छा गए। ठिठकती उतावली ठंडक उसके बदन से टकराई और वह कांप गया। उसके कदम तेजी से बढ़ने लगे। वह गाल पर हाथ फेरकर खुरदुरी दाढ़ी का एहसास करता हुआ लैंप पोस्ट के नीचे से गुजरा। उसकी हल्की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। खंभे से सटकर एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए बच्चों पर स्नेह उड़े रही थी। वह ठंड से सिकुड़ते हुए बच्चों को अपने में समेटती हुई उन्हें जीभ से चाट रही थी। कुतिया तीखी आंखों से रमेश की ओर देखकर गुर्राई। रमेश लंबे लंबे डग मारते हुए लैंप पोस्ट के आगे निकल गया। रमेश ने जब रेस्तरां में प्रवेश किया तो देखा कि रेस्तरां के 3 ओर शीशा लगा था। शीशे पर लोहे की पट्टियां तस्वीर नुमा चढ़ी थीं। जैसे ही वो रेस्तरां के अंदर पहुंचा, एक बेल स्मार्ट वेटर ने उसे ले जाकर बैठाया, फिर चला गया।
थोड़ी देर में एक शीशे के गिलास में पानी लेकर वापस आया। क्या लाऊं साहब? पानी का गिलास रखते हुए वेटर ने उससे पूछा। एक कॉफ़ी, रमेश बोला। बस और कुछ नहीं नाश्ते में? उसने माथे में मांस पेट को सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, रमेश ने अनमने ढंग से कहते हुए सिर हिला दिया। वेटर तेजी से चला गया। अंधेरा बढ़ रहा था। सड़क पर मरकरी लाइटें जल चुकी थीं। पारदर्शी शीशे की दीवारों से उसे सब दिखाई पड़ रहा था। असंख्य घटनाओं को देखना इस शीशे में कितना आसान है, अगर कहीं एक चटक जाए तो कितना विस्मय। वो सोचने लगा कि टूटे शीशे को कौन जोड़ सकता है? कोई नहीं। यदि कोई वास्तविकता से भटक जाए तो कोई भी निर्दिष्ट दिशा देने वाला नहीं मिलता। रमेश को लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। उसकी आंखें कोने में लगे सोफे की ओर गई, जहां बैठी एक युवती उसकी ओर ताक रही थी। रमेश की आंखें उससे मिली तो उसकी आंखें झुक गईं। कुछ देर बाद रमेश ने उसे कनखियों से फिर ताका। युवती अभी तक उसे देख रही थी। रमेश का दिमाग चकराया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक दूसरे कोने में दो आदमी बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं। वो आपस में कुछ बुदबुदाते और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। रमेश इसी उपापोह में डूबा था, तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आया। इसी बीच उसे सड़क पर बस आती दिखाई पड़ी। वेटर ने बताया कि यह बस हावड़ा जाएगी। वो उठने को हुआ परंतु उठ न सका। उसकी नज़र उस युवती पर एक बार फिर पड़ी और फिसल गई। रमेश रोशनी के अभाव में जीवन को निरर्थक मान रहा था। वातावरण में काली स्याही फैल चुकी थी। वर्तमान भविष्य उसे शून्य लगने लगा। आज बस के कारण से ऐसा महसूस हो रहा था कि वह वेदना के बोझ से दबा है। रेस्तरां में बैठी वह युवती अब भी उसे देखने जा रही थी और दोनों व्यक्ति उसी तरह बैठे आपस में बात कर रहे थे। रेस्तरां के सामने कुछ कारें भी खड़ी थी। उनमें एक कार नई लग रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों व्यक्ति उठे और उसी कार में बैठ कर चले गए। वह सोच रहा था कि पहले युवती निकले। शायद युवती पहले उससे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह कभी पी चुका था। शायद वेटर को बिल भी दे चुकी होगी। जिस तरह वो बैठा था उस तरफ समूची दीवार थी। पीले रंग का पेंट हुआ बात उसके मन में छा गया। उसे सभी वस्तुओं में पीलापन दिखाई पड़ने लगा। मरता क्या न करता। उसने अपनी आंखें कई बार मीची और वेटर को आवाज़ दी। वेटर तुरंत आ गया। बिल लाओ। वह युवती उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। रमेश झेप गया। वेटर को बिल पे कर सर पर तेज चाल से एक ही सांस में रेस्तरां के बाहर आ गया। रेस्तरां के बाहर आकर उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे वहाँ आसपास कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। गलन बढ़ रही थी। वह बस स्टैंड की ओर मुड़ा और उसी की ओर चल पड़ा। 20-25 कदम बाईं ओर चलने पर उसने अपने को बस स्टैंड पर खड़ा पाया। अब हल्का हल्का कोहरा भी पड़ने लगा था। बस स्टैंड पर भी कोई व्यक्ति नहीं था। वह घबराया लेकिन हिम्मत बांध सिनेमा की धुन गुनगुनाने लगा। तेरी मेरी तेरी नज़र लड़ गई। अचानक उसे लगा कि उसकी ओर कोई आ रहा है। उसकी नज़र जब दाईं ओर गई तो उसने देखा कि वही युवती मुस्कुराती हुई उसके पास चली आ रही है। पास आते ही उसने पूछा, आप बस की प्रतीक्षा में हैं? जी हाँ, बड़ी सरलता से रमेश ने उत्तर दिया। कहाँ जाइएगा? हावड़ा, रमेश बोला। मैं भी धर्मतल्ला स्ट्रीट तक चलूँगी। अकेली थी, सोचा आपसे पूछूं, अगर आप उस तरफ चलते हैं तो साथ ही चलूँ। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, गुंडे लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। वह युवती बताने लगी कि रेस्तरां के दूसरे कोने में जो दो व्यक्ति बैठे थे वो दोनों बदमाश थे। शाम से ही मेरे पीछे लगे हैं। मैं वहीं बगल में ऑफिस में काम करती हूँ। आज कुछ काम ज़्यादा था इसलिए इतनी देर हो गई। रमेश की सांस ठंड के मारे बंद हो चुकी थी। वो तपाक से बोल पड़ा, आपके भाई या पिता नहीं हैं? यही तो अफसोस है, वह दुखी स्वर में बोली। क्यों, उनको क्या हुआ? वो उत्सुकतावश पूछने लगा, जैसे उसे आत्मीय लगाव हो गया हो। पिता बचपन में ही चले गए। उस समय मैं कोई 7-8 बरस की रही होंगी। और माँ रमेश के बीच से ही पूछ लिया। वह तपेदिक से पीड़ित चारपाई तोड़ रही हैं। कोई 6 माह हो गया है। भाई कोई है नहीं जो उसकी देखभाल करता। मैं अकेली पड़ गई। माँ कपड़े सिलकर, बर्तन मांजकर, बाई का काम कर मुझे पढ़ाती रही। मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। रमेश ने पूछा, तुम्हें नौकरी कैसे मिली? नौकरी? यह मत पूछिए, माँ की हालत बहुत ख़राब थी। घर के पास में ही रिश्ते के चाचा रहते थे, उनके घर गई। वो वहाँ के अच्छे जाने माने व्यक्तियों में थे, परंतु बड़े ही सेक्सी माइंड के थे। मैं जाती न, मगर माँ की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। स्त्री का सुलभ स्वभाव पल में कोमल, पल में चट्टान हो जाता है। लेकिन मैं चट्टान होते हुए भी उसी समय कुछ न कर सकी। किस समय? रमेश आत्मीयता जताए हुए पूछ बैठा। कहते हैं जीवन व्यापार नहीं है,
जीवन का दूसरा नाम कर्म है, परंतु अस्तित्व आंसू है, सिर्फ आंसू। मनुष्य नाटकीय रंगमंच पर अभिनय करने लगता है और चला जाता है। कोई सफल होता है, कोई नहीं। उन्हीं से मैं एक हूँ। अपने चरित्र की मैं नहीं रक्षा कर सकी, मेरा जीवन व्यापार हो गया, और व्यापार के मूल्य 200 रुपये की नौकरी, रोज़मर्रा का नियम, वासना की प्यास बुझाना, बस अब यही जीवन है जिसे मैं घसीट रही हूँ। जिघांसु असुर वह बुदबुदाया और युवती से सकने लगी। रमेश के हाथ बार बार उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन फिर कुछ सोचकर पीछे हट जाते। आजकल तुम्हारा वो चाचा कहाँ है? रमेश ने पूछा। वो बाहर गया था, फिर लौटा ही नहीं। आज 30 दिन हो चुके हैं। मैं तब से काफ़ी निश्चिंत हूँ। मानव कितनी भलाई करता है, किसका होता है, मैंने अपने जीवन में जाना ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रमेश शब्दों पर जोर डालते हुए बोला। समय अगर विपरीत है तो ईश्वर का क्या दोष? गहराई से मनुष्य अगर विचार करे तो अपनी समस्याएं खुद हल कर सकता है, परंतु तुम समय की दासी हो चुकी हो, जबकि कर्मशील मानव का दास समय है। और चाहे तो समय बदल सकता है, चाहे तो खुद इसी दलदल में फंस सकता है। अब सब मनुष्य पर निर्भर है। उसे उपदेश खटकने लगे थे। साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए और रमेश की बात काटते हुए बोली, आप कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद। तब तो आप परदेसी हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? घूमने। अकेले? जी हाँ। ठहरते कहाँ हैं? हावड़ा स्टेशन के पास ही होटल में। ओह, वह इतनी गर्दन हिलाती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उसे यहाँ 20 मिनट के लगभग खड़े हुए हो गया। कई कारें गुजर चुकी थीं, अंधेरा खूब हो गया था। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उस युवती ने कहा, क्या किसी कार से लिफ्ट लेकर चला जाए? लिफ्ट मिल जाएगी? रमेश उसकी ओर देखते हुए बोला, क्यों नहीं, धर्मतल्ला तक चलेंगे, मैं वहाँ उतर जाऊँगी और आप वहाँ से ट्राम पकड़ लीजिएगा। रमेश उसकी बात मान गया। रात के 7 बज चुके थे। जाड़े की रात बड़ी होती है। 7 बजे की आधी रात लगने लगती है। वह काफ़ी देर से वहाँ खड़े खड़े घबरा रहा था। पहली बार कलकत्ता में यह अजनबी था। सरोवर के नाम पर वहाँ तो एक तालाब, और वह भी खंडहर सा बुरा लगता था। गायें भैंसें चल रही थी। वो बहुत पछताया, लेकिन कर ही क्या सकता था। इसी बीच उस युवती ने एक कार वाले को हाथ दिया। कार रुक गई। वह दोनों उसमें बैठ गए। उस कार में 2 आदमी पहले से ही बैठे हुए थे। वह दोनों कार में जैसे ही बैठकर कार चल दी, अंधेरे में चीरती हुई कार तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी शक्ल ऊपर लगे शीशे में दिखाई पड़ रही थी। अचानक शीशे को देखकर रमेश चौंका। यह तो वही आदमी जो रेस्तरां में पहले मिला था। अब रमेश ने उस युवती पर एक नज़र डाली और फिर सोचने लगा, स्त्री जाति का क्या भरोसा, आए दिन अनेक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। रात सारा इतिहास स्त्रियों से कारण रंगा पड़ा है। कहीं आदर्श, कहीं घृणा, परंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी नज़र युवती पर से फिसली तो ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वो बड़े गौर से घूर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और चेहरे तनी नसें गुस्से का प्रदर्शन कर रही थी। यह सब देखकर वो बुरी तरह डर गया और समझ गया कि वह उस युवती के जाल में फंस चुका है। वह डर के मारे सांस नहीं ले पा रहा था। अब वह मुक्ति की खोज का प्रयत्न करने लगा। अब वह युवती चुप हो गई, जैसे उसके चेहरे की खामोशी कोई खेल रही हो। आशंका उसके मन में छा गई। रमेश ने अपने बालों को एक झटके से ठीक किया तो अपना चेहरा बाईं ओर कर बैठ गया। अचानक कार सुनसान जगह रुक गई। रमेश कार से आकस्मिक रुकने का कारण समझ नहीं पाया। ड्राइवर के बगल में बैठा तेजी से उठा। हाथ में चाकू खोलता हुआ क्रूरता भरी डरावनी आवाज़ में सीट के ऊपर चढ़कर उससे बोला, जल्दी से जो हो निकाल दो, वरना चाकू मार आर पार हो जाएगा। रमेश बड़बड़ाया, फिर भी हिम्मत कर बांध बोल बैठा, मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। और बदमाश जोर से चिल्लाया, झूठ बोलते हो? नहीं, ऐसा नहीं मानोगे। ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जुम्मन दादा तलाशी लो। ड्राइवर आगे बढ़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। बगल में बैठी हुई थी चारों ओर देख रही थी। तलाशी ले चुकने के बाद उन लोगों ने रमेश को कार से बाहर ढकेल दिया और कार चली गई। सौंदर्य सादगी की उस मूर्ति पर वह झुंझलाते हुए चिल्लाने लगा, धोखा और फरेब, धोखा और फरेब।